पेट्रोल पंप पर अगली बार जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं तो एक बार नोजल के पास लगे उस छोटे से स्टिकर पर जरूर नजर डालिएगा E20। हो सकता है आपने उसे पहले भी देखा हो लेकिन कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वही स्टिकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। कोई कह रहा है कि E20 आने के बाद उसकी गाड़ी का माइलेज पहले जैसा नहीं रहा, किसी का दावा है कि इंजन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार पेट्रोल के नाम पर हमारी गाड़ियों में सीधा गन्ना डलवा रही है। लेकिन क्या वाकई कहानी इतनी सीधी है? क्या सरकार पर्यावरण और तेल आयात कम करने की कोशिश कर रही है या फिर सोशल मीडिया पर दिख रही आधी अधूरी जानकारी ने इस पूरी बहस को ज़्यादा डरावना बना दिया है? सच ये है कि E20 की कहानी सिर्फ पेट्रोल की कहानी नहीं है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और करोड़ों वाहन मालिकों के बीच चल रहे एक ऐसे ट्रांजिशन की कहानी है जिसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है और इस समय भ्रम भी। इसलिए इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि E20 आखिर है क्या, इसे इतनी तेजी से क्यों लागू किया गया, लोगों की शिकायतों में कितना दम है और इस पूरे विवाद का असली सच क्या है और अंत में अपने अपने स्तर पर इसका समाधान क्या है ये भी जानेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम एथेनॉल पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। सवाल आता है, सरकार इसके पीछे इतनी पागल क्यों है? जवाब 3 शब्दों में है: आर्थिक सुरक्षा, कृषि शक्ति और पर्यावरण। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% से 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अरबों डॉलर हर साल सिर्फ तेल खरीदने के लिए विदेश भेज रहे हैं। जब भी खाड़ी देशों में या वैश्विक स्तर पर कोई जियोपॉलिटिकल तनाव होता है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल महंगा हो जाता है। अब सरकार के पास 2 रास्ते थे, या तो हम रातों रात सबको इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट कर दें, लेकिन चार्जिंग इंफ्रा की हालत तो हम सभी जानते हैं, या फिर पेट्रोल में ही कुछ ऐसा मिलाएं जो देसी हो, सस्ता हो और प्रदूषण भी कम करे। यहीं से एंट्री होती है एथेनॉल की। 1970 के दशक में हमारे दादाजी लोग अक्सर तेल संकट की वजह से पेट्रोल पंपों पर घंटों लाइन में खड़े होते थे। वो डर आज भी हमारे सिस्टम में मौजूद है। अगर हम बाहर से तेल मंगाना कम कर दें तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। अब तक हमने 1.90 लाख करोड़ से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा बचा ली है। अब ये पैसा कहाँ गया? अक्सर लोग पूछते हैं कि इससे किसको फायदा हुआ। जवाब है, वो किसान जिसका गन्ना और मक्का पहले मंडियों में सड़ जाता था, उसे इथेनॉल की सप्लाई चेन से अब तक 1.18 लाख करोड़ रुपए का सीधा फायदा मिला है। इसे एक किसान की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक किसान का उगाया हुआ गन्ना या मक्का फैक्ट्री जाता है, वहाँ से वो इथेनॉल बनता है जो आपकी गाड़ी में डलता है। विदेशी तेल की मांग कम होती है, रुपया देश के भीतर ही रहता है और उसी पैसे से किसान अपना पालन पोषण करता है। ये एक इकोनॉमिक साइकिल है। इथेनॉल कोई केमिकल लैब की कोई नई खोज नहीं है। ये गन्ने, मक्के या पराली से बनता है। अब आप पूछेंगे कि भाई इससे फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा, कार्बन उत्सर्जन में कमी। पेरिस समझौते के तहत भारत ने वादा किया है कि हम 2030 तक अपनी जीडीपी की कार्बन तीव्रता को 45% कम करेंगे। इथेनॉल एक ऑक्सीजन युक्त ईंधन है। इसमें 34.7% ऑक्सीजन होता है। जब पेट्रोल के साथ इसे मिलाया जाता है तो फ्यूल ज़्यादा अच्छे से जलता है। ऐसे प्रयासों से पिछले 12 वर्षों में लगभग 99 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ है। हमने दुनिया को वादा किया है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे। इथेनॉल के जलने से CO2 और पार्टिकुलेट उत्सर्जन होता है, वो शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले काफी कम है, मतलब कम धुआं, कम प्रदूषण। अब बात करते हैं उस फ्रस्ट्रेशन की जो आप महसूस करते हैं। यहाँ से शुरू होता है असली विवाद। लोग कहते हैं कि माइलेज कम हो गया और हकीकत में वो गलत भी नहीं है। माइलेज का गिरना सच है, लेकिन एक बात और याद रखने वाली है कि भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले की सरकारों के समय, जैसे कि यूपीए सरकार के समय भी E10 प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन उस समय इसे आज की तरह कंपलसरी नहीं किया गया था। तब पेट्रोल पंपों पर 100% शुद्ध पेट्रोल भी आराम से मिलता था। इससे फ़ायदा ये था कि जिनके पास 2011 से पहले की पुरानी गाड़ियां थी वे आराम से बिना इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल खरीद सकते थे। 2011 के बाद से भारत में जो भी गाड़ियां बिकी वे ज़्यादातर E10 यानी 10% इथेनॉल के हिसाब से ही बनी थी, इसलिए वो बिना किसी दिक्कत से चल रही थी। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब सरकार ने E20 को लगभग हर जगह लागू कर दिया और बिना ब्लेंडेड वाला पेट्रोल मिलना लगभग बंद हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि E20 को झेलने वाली असली गाड़ियां तो अप्रैल 2023 के बाद से ही आनी शुरू हुई।
इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी 2011 के बाद और अप्रैल 2023 से पहले की है तो वो E10 के लिए तैयार थी, लेकिन E20 के झटके सहने के लिए नहीं बनी थी। और यही वजह है कि आज सबसे ज़्यादा परेशानी पुरानी गाड़ियों के मालिकों को हो रही है। जहाँ तक माइलेज की बात है तो ये कुछ बातें अब जाननी ज़रूरी हैं। ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी जिसे कहते हैं, उसका सच। थ्योरेटिकली पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता एथेनॉल से ज़्यादा होती है। अगर हम 1 लीटर शुद्ध पेट्रोल की तुलना E20 से करें, यानी 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल, तो E20 में एनर्जी करीब 6% कम होती है। इसलिए आपकी गाड़ी को एक निश्चित दूरी तय करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ईंधन चाहिए होगा। ये एक भौतिक विज्ञान का सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तो माइलेज में थोड़ी गिरावट आनी लाजमी है, और पुरानी गाड़ी वालों के लिए तो ये वाकई सरदर्द है, क्योंकि उनकी रबर की सील और पाइप इथेनॉल प्रतिरोधी नहीं है। लेकिन एक फ़ायदा भी है, एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर 108.5 के करीब होता है, जबकि पेट्रोल का 87 से 93 के बीच। ऑक्टेन रेटिंग का मतलब है एंटी नॉकिंग क्षमता, यानी इंजन के अंदर जो टिक टिक की आवाज़ आती है एथेनॉल उसे रोकता है। इसका मतलब है कि हाई कंप्रेशन इंजनों में एथेनॉल परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, यानी एथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से अधिक होती है। उदाहरण के लिए वॉक्सवैगन और स्कोडा के TSI इंजन, ह्युंडई की एन-लाइन श्रृंखला या फिर होंडा के कुछ टर्बोचार्ज इंजन उच्च ऑक्टेन ईंधन की विशेषताओं का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अब उस सबसे खतरनाक समस्या पर आते हैं जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, फेज सेपरेशन की। इथेनॉल बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये हवा से नमी को बहुत जल्दी सोख लेता है। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक बहुत दिनों तक खाली या कम ईंधन के साथ खड़ा रहता है तो इथेनॉल वातावरण से पानी सोखने लगता है। जब पानी की मात्रा एक सीमा से ज़्यादा हो जाती है तो इथेनॉल पेट्रोल से अलग होकर टैंक के नीचे बैठ जाता है। इसे ही फेज सेपरेशन कहते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि फ्यूल पंप के नीचे से पानी और एथेनॉल का एसिडिक घोल खींच लेगा। नुकसान क्या होगा? ये अम्लीय घोल, एसिडिक स्लरी, आपकी फ्यूल लाइनों, इंजेक्टर्स और इंजन के वॉल्वों को अंदर से सड़ा देता है। अब क्या ये सरकार की गलती है? रिफाइनरी से निकलने वाला E20 बिल्कुल शुद्ध और सूखा होता है, लेकिन आपके टैंक में जो गंदगी और नमी सालों से जमा है, इथेनॉल उसे घोल देता है। इसीलिए पुरानी गाड़ियों में फिल्टर ब्लॉकेज की समस्या ज़्यादा आती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हम परफेक्ट समाधान के चक्कर में बेहतर को छोड़ दें? इथेनॉल एक ब्रिज फ्यूल है। जब तक हर घर में इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं आ जाती और ग्रिड पूरी तरह ग्रीन नहीं हो जाता, इथेनॉल देश के लिए सबसे सस्ता और तुरंत लागू होने वाला विकल्प है। अब सवाल है कि क्या हम इस प्रयोग में अकेले हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ दुनिया का नज़रिया समझना बहुत ज़रूरी है। पेरिस एग्रीमेंट में कोई ये नहीं कहता कि इथेनॉल ही डालो, वहाँ लक्ष्य है एमिशंस कम करना। दुनिया के बड़े देश इसे अलग अलग तरह से कैसे कर रहे हैं? अब जैसे ब्राज़ील का उदाहरण लीजिए। 1970 के तेल संकट के बाद ब्राज़ील ने प्रोलकूल प्रोग्राम शुरू किया था। आज उनके पास E27 ईंधन है और 90% गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल हैं, जो चाहे 100% पेट्रोल चलाएं या 100% एथेनॉल। ब्राज़ील एथेनॉल के असली किंग हैं। 50 साल से वह E27 प्लस चला रहे हैं। उनका प्रदूषण हमसे बेहतर है क्योंकि उन्होंने अपनी तकनीक को बदला। उन्होंने यह कैसे किया? उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। अब बात अमेरिका की। वहाँ मक्के के अधिशेष से E10 और E15 का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। भारत को भी यही करने की ज़रूरत है। सिर्फ पेट्रोल में मिश्रण बढ़ाना काफ़ी नहीं है, हमें अपनी गाड़ियों की मटीरियल टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करना होगा। अब बात यूरोप की। ये फिट फॉर 55 पैकेज चला रहे हैं, जहाँ वे बायोफ्यूल्स और इलेक्ट्रिक दोनों का मिश्रण इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन ये पूरी तरह से EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भाग रहे हैं। तो भारत कहाँ है? भारत ने E20 का टारगेट बहुत तेज़ी से हासिल किया है। ये एग्रेसिव है लेकिन गलत नहीं है। हमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फ़ायदा है, यानी हम विकासशील देश हैं, हमें अपनी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना है। इतना सुनने के बाद शायद आप सोच रहे होंगे कि तो क्या मेरी गाड़ी 2 साल में कबाड़ हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। बस आपको अपनी आदतों में थोड़ा सुधार करना होगा। टैंक फुल रखें, यानी जितना कम पेट्रोल उतनी ज़्यादा नमी। जितना ज़्यादा ईंधन टैंक में रहेगा, हवा के लिए जगह कम होगी और नमी कम जमेगी। फ्यूल स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल। अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं तो बाज़ार में फ्यूल स्टेबलाइजर्स मिलते हैं। ये एथेनॉल और पेट्रोल को अलग होने से रोकते हैं। अगर गाड़ी हफ्तों खड़ी रहती है तो एडिटिव्स डालें।
फिल्टर का ख्याल रखें, हर सर्विस पर फ्यूल फिल्टर बदलें। इथेनॉल सफाई का काम करता है जो पुरानी गंदगी को खींचकर फिल्टर में जमा कर देता है। रबर होसेस, अगर गाड़ी 2023 से पहले की है तो मैकेनिक से पूछें कि क्या इसमें विटॉन या टेफ्लॉन आधारित पाइप लगे हैं। ये इथेनॉल प्रतिरोधी होते हैं। इन सब के साथ सरकार को भी इस मांग पर विचार करना चाहिए कि पेट्रोल पंपों पर E0 या E10 का विकल्प भी हो ताकि पुरानी गाड़ियों वाले लोग सुरक्षित रह सकें। अंत में हम केवल उपभोक्ताओं को ही दोषी नहीं ठहरा सकते, सरकार को भी अपनी नीतियों में थोड़ा लचीलापन लाना होगा। इसके साथ कंपनियों को भी स्पष्ट करना चाहिए कि E20 इस्तेमाल करने पर वारंटी रद्द नहीं होगी। 2G इथेनॉल पर जोर देना चाहिए। गन्ने से इथेनॉल बनाने का मतलब है कि हम पानी का भी अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। भविष्य 2G इथेनॉल में है जो कचरे और पराली से बनता है। अब एक बात सामूहिक जिम्मेदारी की। E20 आत्मनिर्भरता का एक ऐसा सपना है जिसे पूरा करना हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। हम एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में हैं जहां मुश्किलें आएंगी, गलतियां होंगी और शायद माइलेज भी थोड़ा कम मिले, लेकिन अगर हम जागरूकता के साथ अपनी गाड़ी का रखरखाव करें और सरकार से सही बुनियादी ढांचे की मांग करें और सरकार उस बुनियादी ढांचे को प्रोवाइड करवाए तो ये ब्रिज फ्यूल वाकई में देश की तकदीर बदल सकता है। तो अगली बार आप जब पेट्रोल भरवाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ ईंधन नहीं भरवा रहे हैं, आप भारत के तेल आयात बिल को कम करने में भी अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं। बस आपकी गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑफ इंडिया।